नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम लेके आए हैं गति के नियम का लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब कोई कण किसी वृत्तीय गति में चलता है तो उसके ऊपर कौन कौन से त्वरण उसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पढ़ा था कि अगर कोई कण हमारा एक वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। अब एक समान वेग से गति कर रहा है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा था, अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो रहा था। पर न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है, F बराबर ma। जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। हमारा यहाँ त्वरण उत्पन्न हो गया, हमने बल की कोई बात ही नहीं करी अब तक। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, बस हमने उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब अवश्य ही उस पर कोई बल कार्य कर रहा है, और वो बल जिसके कारण ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है और उसमें अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है तो वह एक बल की वजह से उत्पन्न होता है जो कि सदैव केंद्र की ओर कार्यरत होता है, और उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो किसी भी पिंड के लिए वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। अभिकेंद्र बल लगा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा। अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग परिवर्तन होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि हमारे वृत्तीय पथ पर अगर कोई कण गति करता है तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अब अगर आप यहाँ पे ये बोलो मुझे कि मैडम आप तो बोल रहे हो एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वेक्टर्स नहीं आते। जाओ पहले वेक्टर्स पढ़ो, इससे पहले के लेक्चर्स पढ़ो, समझाया अच्छे से। वेग परिवर्तन में क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। सो अभिकेंद्र बल वह बल है जो कि किसी भी कण को एक वृत्तीय पथ में गति कराता है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम से Fc बराबर m ac। अभिकेंद्र त्वरण का हमारा मान क्या होता था, mv² बटे r। सो अभिकेंद्र बल का मान होता है mv² बटे r। अगर इसे कोणीय वेग के रूप में आपको लिखना है तो कैसे कहेंगे, v बराबर क्या होता था, r ओमेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। सो ये होता है आपका अभिकेंद्र बल, और इसकी दिशा सदैव क्या होती है, केंद्र की ओर को। तो ये बात तो थी हमारी जब वो एक समान वेग से गति कर रहा है। अगर वो परिवर्तित वेग से गति कर रहा है तो उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में हमारे पास दो त्वरण उत्पन्न होते थे, एक अभिकेंद्र त्वरण, अब हम आ जाते हैं कि वो हमारा परिवर्तित वेग से गति कर रहा है, और दूसरा कौन सा होता था, स्पर्श रेखीय त्वरण ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो इनका नेट आपका यहां कहीं आता था। अब अगर हम इसमें निकालें कि हमारा अभिकेंद्र बल कितना होगा, तो देखो त्वरण दो हैं तो इसका मतलब हमारे पास बल भी दो हैं। कुछ इस टाइप से हो गया, इधर की तरफ को एक बल है और एक बल अभिकेंद्र त्वरण की वजह से है, एक बल स्पर्श रेखीय त्वरण की वजह से है। नेट बल यहां कहीं लग रहा है, तो Fc क्या हो जाएगा हमारा, mac mv² बटे r। ft स्पर्श रेखीय बल हमारा क्या हो जाएगा, m dv बटे dt। सो अभिकेंद्र बल अभी भी कितना है, mv² बटे r। तो हमेशा ध्यान रखो, पिंड या कण हमारा एक समान वेग से गति कर रहा है या परिवर्तित वेग से गति कर रहा है। अभिकेंद्र बल सदैव mv² बटे r होगा। अब इसमें मैं एक चीज अगर बोलूं कि अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई अलग से बल नहीं होता है।
जो भी आपका एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसमें जो भी बल केंद्र की तरफ को लगेगा उसे हम क्या कह देते हैं? अभिकेंद्र बल। चलिए समझते हैं कैसे। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप ये वृत्तीय गति देखते कहाँ हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी जगह होती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, कौन सी गति हो रही है? वृत्तीय गति। तो एक ही एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं इसे सन कह दूं और ये हमारी अर्थ घूम रही है यहाँ, तो ये अर्थ क्यों घूमती है? किस वजह से घूमती है? गुरुत्वीय बल के कारण। तो इस वृत्त का केंद्र क्या हुआ? सन। गुरुत्वीय बल किधर को लग रहा है? सन की तरफ को। तो यहां हमारा अभिकेंद्र बल क्या होगा? ये गुरुत्वीय बल। यहां G बराबर क्या हो जाएगा हमारा? mv²/r। इसमें ही एक और एग्जांपल ले सकते हो। पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन सा बल लगता है? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय बल लगता है। तो इस केस में भी अगर आप इसे अर्थ और इसे मूल लो तो इस केस में भी अभिकेंद्र बल क्या होगा? ये गुरुत्वीय बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा और इसका मान क्या हो जाएगा? mv²/r। इवन अगर आप एटम्स ले लो तो उसमें क्या होता है? नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। अब ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति किस बल की वजह से करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से। तो यहां पर जो ये हमारा स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल है, ठीक है। इसमें वो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि आप एक रस्सी लो और उस रस्सी में आपने यहाँ पत्थर बांध दिया और उस रस्सी को यहाँ पकड़ लिया। अब उसे ऐसे घुमाना शुरू करो, ठीक है। ऐसे घुमा रहे हो तो इसका मतलब आप एक वृत्त बना रहे हो। इससे आपका जो ये पत्थर है ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, जैसे भी आपका मन हो। अब आप इसे घुमा रहे हो तो ये एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। इसमें केंद्र की तरफ को कौन सा बल लग रहा है? रस्सी से जुड़ा हुआ है। जब भी रस्सी आ जाती है तो क्या आता है? तनाव। अब तनाव की दिशा कैसे निकालें? सेम इसके लिए निकालनी है। क्या बोला था? उसी पे कमर लगाओ और मुक्का दे मारो। तनाव किस दिशा में है? टी। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल क्या है? तनाव अभिकेंद्र बल की तरह कार्य कर रहा है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कह दूं ये तनाव है और ये अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। नहीं, जो भी बल केंद्र की तरफ को कार्य कर रहा होगा वो ही बल हमारा अभिकेंद्र बल बन जाएगा। अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता है। एक और एग्जांपल आ जाता है इसमें कि मोड़ पे जो ये कार है, मान लो ये हमारी कार है जो मोड़ पे जा रही है। तो जब ये मोड़ पे जाती है तो एक वृत्तीय पथ में गति करती है और हमने कहा वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। अब इसे वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? यहाँ कहीं अगर हम केंद्र मान लें हमारी इस वृत्तीय पथ का, जो मोड़ है हमारी सड़क का, तो क्या होगा? इधर की तरफ फ्रिक्शन कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा और ये घर्षण बल यहाँ पर अभिकेंद्र बल प्रदान कराएगा, जिसकी वजह से आपकी कार मोड़ पे मुड़ जाती है। अब इसमें आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ये फ्रिक्शन, कार तो ऐसे जा रही है तो ये फ्रिक्शन ऐसे कैसे काम कर रहा है। तो जब हम पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका अपकेंद्र बल। आधे बच्चे केवल इसे ये समझ लेते हैं कि अभिकेंद्र बल और उसके अपोजिट में अपकेंद्र बल। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वहां ये वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो घर्षण बल है ये अभिकेंद्र बल की तरह कैसे कार्य कर रहा है। तो बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ये रस्सी घुमाने वाला एग्जाम्पल देखा है? पुरानी मूवीज देखी हो तो किसान एक मचान पे खड़े होके रस्सी में बांध के पत्थर घुमाते हैं ऐसे पक्षी उड़ाने के लिए, है ना? यही होता है। अब इसमें एक और चीज देखो, अगर यहाँ पे ये रस्सी छूट जाए तो ये रस्सी किधर को जाएगी? भाई इसका रेखीय वेग तो ये हुआ ना v। ये रस्सी अगर यहां से टूट जाए
तो अभिकेंद्र बल जो मिल रहा था, अभिकेंद्र बल की वजह से ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा था, अभिकेंद्र बल तो खत्म हो गया, अब क्या रह गया, केवल स्पर्श रेखीय वेग के कारण ये बॉल हमारी इधर चली जाएगी। क्या हो रहा है, स्पर्श रेखीय वेग के कारण जैसे ही आपने यूं घुमाते घुमाते रस्सी छोड़ दी तो कैसे जाएगी, सुर रस्सी ऐसे चली जाएगी, इस डायरेक्शन में आपकी सीधी रस्सी, यहां को ऐसे रस्सी आपकी निकल जाएगी। यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हर बच्चा झूला होगा उस पर। एक झूला होता है ना, मैरी गोल्ड बोलते हैं शायद, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है और उस पर ऐसे डंडे लगे होते हैं और उन्हें पकड़ के आप घूमते हो, ठीक है ना। तो जब आपने वो डंडे पकड़े हैं और जब वो झूला बहुत तेजी से घूम रहा है तो आप ऐसे पकड़ के खड़े रहते हो उसे, जैसे ही आपका हाथ छूटेगा तो जो ये आपके हाथ हैं ये क्या प्रदान कर रहे हैं आपको, अभिकेंद्र बल, जिससे उस झूले के साथ आपकी बॉडी भी गोल गोल घूम रही है। जैसे ही आपने ये हाथ छोड़े, अभिकेंद्र बल गया, आप कहाँ गिरोगे, धड़ाम बाहर गिरोगे झूले से। तो अब बच्चा एक चीज है, फिजिक्स जो है ना, इक्वेशन रट लो, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, हमारी निजी जिंदगी से। कहीं ना कहीं पे आपको ये सब एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी सोच के देखो कि ये हो रहा है तो मेरी लाइफ में ऐसा कहाँ होता है, मैं कहाँ इसे रिलेट कर सकता हूँ, कैसे ये चीजें होती हैं, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगी, तब आप इससे प्यार करना शुरू करोगे। रटो नहीं, रटने के लिए नहीं है फिजिक्स, रटोगे तो कभी समझ नहीं आएगी, हवा लगेगी फिजिक्स आपको, ठीक है ना। तो अपनी डेली लाइफ में जोड़ के देखो कहाँ हो रही है वृत्तीय गति हमारी, कैसे हो रही है। कुम्हार का चाक कभी चलते हुए देखा है, कौन सी गति हो रही है, वो वृत्तीय गति हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अपने आसपास ध्यान दो, एक वर्ड होता है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षक बनो, ऑब्जर्वर बनो, हर चीज को ऑब्जर्व करो, फिर पूछो क्यों, और जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ वो मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देगा। आजकल तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आंसर ढूंढने के लिए, यूट्यूब है, इंटरनेट है। हमारे पास केवल टीचर्स अवेलेबल होते थे, वो भी पूरा टाइम नहीं, या बुक्स होती थी और वो भी बहुत लिमिटेड। आप ऑनलाइन जाके कोई भी कैसी भी बुक पढ़ सकते हो, यू विल गेट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज को समझो, ये रटो मत कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, F बराबर mv² बटे r अभिकेंद्र बल होता है। जहां भी वृत्तीय गति हो रही है केंद्र की तरफ को लगा दो। क्यों लग रहा है ये बल, ये बल ना हो तो कैसे हमारी गति नहीं होगी, समझो। फॉर्मूले मत रटो। सच बोलूं तो मुझे सारी इक्वेशंस याद नहीं है, जो मुश्किल से 15-20 इक्वेशन भी याद नहीं होंगी, पर जब हमें बेस पता हो, F बराबर ma पता हो, तो आप उससे आगे की इक्वेशंस बनाते जा सकते हो। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पढ़ो उसे, अपनी निजी जिंदगी से जोड़ के देखो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं मैं इसे कहीं रिलेट कर सकता हूँ किस चीज को, ठीक है ना। तब आपको फिजिक्स मजेदार लगेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए हमारे वृत्तीय गति कैसे होती है। अब चलो करते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा एक डोरी अधिक से अधिक 100 न्यूटन का बल बिना टूटे सह सकती है। पहले समझो इस बात को, क्या बोला है, डोरी 100 न्यूटन का बल सह सकती है। अधिकतम मीनिंग इतना अधिकतम तनाव वो ले सकती है। इस डोरी को 1 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर 1 किलोग्राम का पिंड बांधकर उसे क्षैतिज तल में घुमाया जा रहा है। ज्ञात कीजिए कि पिंड को अधिकतम कितने रेखीय चाल से घुमाया जा सकता है कि डोरी ना टूटे। तो इसमें इन्होंने हमें कहा कि 1 मीटर की डोरी ले ली, उस पे 1 किलोग्राम का पत्थर बांध दिया और फिर इसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। अब बात है तो यही नहीं समझ पाएंगे कि क्षैतिज वृत्त कैसे हो रहा है, क्या होता है भाई। क्षैतिज ये होता है, ऊर्ध्वाधर ये होता है। ऊर्ध्वाधर वृत्त पथ पर जब गति होती है तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे घुमा रहा है, क्षैतिज, वो ऐसे घुमा रहा है उसे। तो क्षैतिज पथ में ये हमारा वृत्त सा लग रहा है, नहीं, मान लो वृत्त है, ठीक है। अब यहां पे अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, रस्सी है,
तो किस वजह से मिला? खिंचाव, तनाव की वजह से यहाँ हमें अभिकेंद्र बल मिलेगा। और वो कितना दिया है? अधिकतम तनाव कितना सह सकती है? 100 न्यूटन। इसका मतलब इन्होंने हमें क्या दे दिया? अभिकेंद्र बल कितना है? 100 न्यूटन। अब इन्होंने पूछा अधिकतम कितने वेग से घुमाए कि रस्सी ना टूटे। एफसी क्या होता है? mv² r बराबर 100। तो v क्या हो जाएगा? 100 गुणा r बटे m अंडर रूट। r कितना है हमारे पास? 1 मीटर। मास कितना है? 1 किलोग्राम। 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा कर दिया तो जो हमारी रस्सी है वो तनाव नहीं सह पाएगी और टूट जाएगी। हाथ से नहीं छूटेगी, रस्सी टूट जाएगी। ठीक है ना? और रस्सी टूट जाएगी तो बाहर, खत्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और इसमें अगर आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है तो कर पाओगे, नहीं तो गलत कर जाओगे। इसमें इन्होंने कहा एक लड़का 100 ग्राम की 3 गेंदों को 1 मीटर लंबी डोरी में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाता है। तो क्या है हमारे पास? ये डोरियां दी हुई हैं, मान लो 1 मीटर की लंबाई दी हुई है। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो यहाँ पे एक रस्सी है हमारे पास, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल। ठीक है? और उसे कैसे? 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल। और उसे कैसे घुमा रहा है? ऐसे। तो वृत्त बनाएगा, वृत्त बनाएगा तो ये कुछ ऐसा सा वृत्त बनेगा ना। ठीक है भाई, वृत्त मान लेना, वृत्त ही है। ठीक है? तो हर बॉल के लिए क्या समझ पा रहे हो? हर बॉल एक अलग अलग वृत्त में घूम रही है। इसके लिए त्रिज्या r1 हो गई, दूसरी बॉल के लिए त्रिज्या r2 हो गई, तीसरी बॉल के लिए त्रिज्या r3 हो गई। अब इन्होंने हमें कहा कि जो बाहर वाली बॉल है उसका रेखीय वेग कितना दिया हुआ है? 6 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे आती है समझने वाली बात। इन्होंने दिया हमें करेक्ट 6 मीटर प्रति सेकंड। इस बॉल का रेखीय वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये बॉल भी सेम वेग से घूम रही होगी? रेखीय वेग की बात कर रही हूं। क्या ये बॉल भी सेम रेखीय वेग से घूम रही होगी? कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कह दोगे हाँ और यही रख के सॉल्व कर दोगे, सवाल हो गया गलत। समझते हैं, देखो कैसे। इसमें अब मैं आपको 2 चीजें बोलने वाली हूं। हर बॉल सेम कोणीय वेग से घूम रही है पर रेखीय वेग सबका अलग अलग है। समझते हैं कैसे। हमने माना कि t सेकंड बाद यहां आ गए हम, तो ये वाली बॉल कहां गई? यहां, ये वाली बॉल यहां और ये वाली बॉल यहां। देख के कुछ समझ आया? ये देखो, सबका कोणीय वेग किस पर निर्भर करता है? कोणीय विस्थापन पे। कोणीय विस्थापन तो सबके लिए सेम है। अगर मैं कह दूं कि ये हमारा मान लो 30 डिग्री है तो ये वाली बॉल भी 30 डिग्री घूमी, ये वाली बॉल भी 30 डिग्री घूमी और ये वाली बॉल भी 30 डिग्री ही घूमी समय t में। तो कोणीय वेग तो हो गया समान। रेखीय वेग देखो, रेखीय वेग देखो, t समय में इसने कितनी दूरी चली? यहां से लेके यहां तक, ये वाली दूरी। इस बॉल ने t समय में दूरी चली, ये वाली। इस बॉल ने t समय में दूरी चली, ये वाली। तो सबसे ज्यादा दूरी किस बॉल ने चली है t समय में? सबसे बाहर वाली बॉल ने। इसका मतलब सबसे बाहर वाली बॉल सबसे तेज घूम रही है, फिर अंदर वाली बॉल उससे थोड़ा धीरे और सबसे धीरे घूम रही है जो बॉल हमारी केंद्र के पास है। तो जो इन्होंने ये रेखीय वेग दिया है ये वो इसका है, इनका नहीं। पर इस रेखीय वेग से हम इस बॉल का कोणीय वेग निकाल सकते हैं। अगर मैं इन्हें नंबर दे दूं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो चलिए तीसरी बॉल के लिए अगर मैं कोणीय वेग निकालूं तो v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v बटे r। v कितना है तीसरी बॉल के लिए? 6। r कितना है तीसरी बॉल के लिए?
R3 1 + 1 + 1 3 3 तो कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अब हमें पता चल गया कोणीय वेग, जो बाहर की बॉल का कोणीय वेग है वही इस बॉल का, वही इस बॉल का। तो हमेशा ध्यान रखो वृत्तीय पथ में जब गति होती है, कुछ इस टाइप का अगर कोई भी एग्जाम्पल है तो उनका कोणीय वेग तो समान होगा पर रेखीय वेग नहीं। समझ में भी आ गया होगा, चली गई रेखीय दूरियां अलग अलग हैं, ठीक है ना भाई। अगर आप ये देखो, ये बॉल यहां से घूम के यहीं वापिस आ जाए तो कितना थीटा चली 360, पर दूरी कितनी चली 2πr, ये चली ना परिधि 2πr, और r कितना है इसके लिए 3, तो 6π चल गई। ये वाली बॉल कितनी चली, यहां से लेके फिर घूम के यहीं आ गई, थीटा 360 डिग्री। रेखीय विस्थापन कितना हुआ 2πr, r कितना है 2, तो 2 दूनी 4π हो गया। ऐसे ही इसके लिए कितना हो जाएगा, यहां से घूम के यहां तक 2πr 2π, तो इसका रेखीय विस्थापन 2π t समय में, इसका रेखीय विस्थापन 4π t समय में ही, इसका रेखीय विस्थापन 6π t समय में ही। तो समान समय में रेखीय विस्थापन अलग अलग है, तो इसलिए इनका रेखीय वेग अलग अलग है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्या आ गया कि जब वृत्तीय पथ में हम गति करते हैं और ये अलग अलग इस टाइप से आपका कुछ अरेंजमेंट है तो सबका कोणीय वेग समान होगा, रेखीय वेग नहीं। ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें इन्होंने पूछा क्या है, तो डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। यदि लड़का गेंदों को अधिकाधिक तेजी से घुमाने लगे तो कौन सी डोरी पहले टूटेगी। हमें डोरियों में तनाव ज्ञात करना है, तो इतना फंडा तो समझ में आ गया। चलो अब आगे करते हैं। क्योंकि सभी डोरियां अलग अलग हैं तो सबके तनाव भी अलग अलग होंगे। सबसे पहले इस डोरी पे आओ, इस डोरी पे इधर की तरफ को कौन सा लग रहा है T1, इस बॉल पे इधर की तरफ को डोरी बदल गई तो तनाव भी हमने बदल के क्या कर दिया T2। इस बॉल पे इधर को क्या लग रहा है T2 T3 T3। तो हमें निकालना है तनाव का मान क्या होगा, T1 T2 और T3 का मान हमें निकालना है कितना होगा। तो चलो सबसे पहले पहली गेंद के लिए करते हैं। पहली गेंद के लिए R1 क्या है हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकेंड, ओमेगा क्या है 2 रेडियन प्रति सेकेंड। अब देखो वृत्तीय पथ पर गति हो रही है तो कौन सा बल होगा, अभिकेंद्र बल। इसमें अभिकेंद्र बल कौन सा कार्य कर रहा है T1 अंदर की ओर, पर बॉल पे बल कितने लग रहे हैं, एक T1 और एक इस रस्सी की वजह से T2। तो नेट बल कितना हो जाएगा T1, और इसकी दिशा बदलोगे तो -T2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा T1 - T2 बराबर T1 - T2 हमारा क्या है यहाँ पे, ये अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल क्या होता है mv²/r, पर हम यहाँ ओमेगा के टर्म में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा mr ω²। m कितना है, हर बॉल का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, मीन्स m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर 0.1 किलोग्राम रख दो, 0.1। r कितना हो गया 1 मीटर, ओमेगा कितना हो गया 2, 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना तो 4, तो कितना हो जाएगा 0.4 न्यूटन। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन T1 - T2 फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी गेंद के लिए देखो, दूसरी गेंद के लिए केंद्र की तरफ को कौन से बल लग रहे हैं, एक तो T2, एक बल इस पे लग रहा है T3। गेंद पे कौन से बल कर रहे हैं, तनाव T2 कार्य कर रहा है और T3। तो केंद्र की तरफ को नेट कितना हो जाएगा T2 - T3। इसकी हम डायरेक्शन बदल देंगे, तो अंदर की तरफ को दूसरी गेंद पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास T2 है केंद्र की तरफ T3 - T3 बराबर mr या R1, यहाँ R2 आ जाएगा। देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, हमें देखना है बॉल पे कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है।
इस बॉल के लिए T1 और T2 थे, इस बॉल के लिए T2 और T3 कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो m अगेन 0.1, R2 कितना हो गया हमारा 2, ओमेगा स्क्वायर दोबारा से 4, तो 4 दूनी 8, 0.8 न्यूटन। अब निकालो तीसरी बॉल पे, तीसरी गेंद पे कितना कार्य कर रहे हैं, केवल एक T3। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो T3 है इसे मैं mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये हमारा अभिकेंद्र बल है। यहाँ ये तनाव हमें अभिकेंद्र बल दे रहा है, और अभिकेंद्र बल क्या होता है mv स्क्वायर बटे r। अब क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है तो इसका मान mr ओमेगा स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। T3 के लिए क्या होगा mr3 ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0.1, r कितना हो गया इसके लिए 3 ओमेगा स्क्वायर, 4 तिया 12, 1.2 न्यूटन। तो T3 का मान आ गया हमारे पास 1.2 न्यूटन। ये हमारी इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। T3 का ये मान अगर हम इक्वेशन 2 में रख दे तो हमारे पास T2 का मान आ जाएगा। T2 क्या है 0.8 प्लस T3, तो T2 कितना हो गया 0.8 प्लस 1.2, तो ये हो गया 2 न्यूटन। अब T2 का ये मान उठा के पहली इक्वेशन में रख दो तो कितना हो जाएगा T1 बराबर 0.4 प्लस T2, तो T1 हो गया 0.4 प्लस T2 मीन्स 2. T2 का मान कितना है 2, तो कितना हो गया 2.4 न्यूटन आंसर। तो इतना तनाव हमारी हर डोरी में उत्पन्न हो रहा है T1, T2, T3। अब इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बल कौन सी डोरी में लग रहा है, या सबसे ज्यादा तनाव खिंचाव किस बॉल में लग रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा मान किसका है T1 का 2.4 कहाँ लग रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो अगर वो इसकी गति और ज्यादा बढ़ाता है और ज्यादा तेज घुमाता है और तनाव जो इसका वेग है कोणीय वेग 2 रेडियन से बढ़ के और ज्यादा हो जाता है तो डोरी कहाँ से टूटेगी, यहाँ से। सबसे ज्यादा तनाव कहाँ लग रहा है यहाँ पर। तो अभी जो न्यूमेरिकल किया, अब देखते हैं कि हमारा रियल लाइफ में ऐसा कहीं कुछ होता है। समझो देखो क्या कंडीशन थी, 3 बॉल थी ना और गोले में घूम रही थी, ठीक है। तनाव T1, T2, T3 पहली रस्सी में, दूसरी रस्सी में, तीसरी रस्सी में। मान क्या क्या आए थे 1.2, 2, 2.4। दूरियां कितनी इतनी यहाँ पे R1 था 1, R2 था 2, R3 था 3, ठीक है। हमने कहा कि सबका रेखीय वेग अलग अलग है। निकालें तो जरा क्या है, इसका दिया होता 6 मीटर प्रति सेकंड, इसका निकालो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन से बल हमारे कार्य कर रहे थे, इधर की तरफ को T2 और इधर की तरफ को T3। तो क्या आ रहा था हमारे पास T2 माइनस T3 बराबर mv2 स्क्वायर बटे R2, ठीक है ना। T2 माइनस T3, T2 कितना आया हमारे पास, T2 आया 2, T3 कितना आया 1.2, m कितना था 0.1, v2 स्क्वायर हमें निकालना है, R2 कितना था 2, यहाँ से करोगे 0.8, 2 इधर ले आओ गुणा 2 बटे 0.1, ये v2 स्क्वायर, तो v2 का मान क्या हो गया √16, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो v2 कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके लिए इस पे कौन कौन सा था, इधर को T1 था, इधर को T2 था, तो नेट बल कितना था T1 माइनस T2 mv1 स्क्वायर बटे R1। अब मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ध्यान दो। T1 कितना आया हमारे पास 2.4, T2 कितना आया 2, m कितना था 0.1, v1 हम निकाल रहे हैं, R1 कितना है 1, 2.4 0.4 गुणा 1 बटे 0.1, v1 स्क्वायर दशमलव से दशमलव, सो v1 बराबर कितना हो गया √4, 2। v1 बराबर कितना आया 2।
अब इसमें एक चीज देखो, सबसे तेज कौन सी गेंद घूम रही है? पहली गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड से, तीसरी गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड से, और सॉरी पहली 2 से, दूसरी 4 से और तीसरी 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रही है। अब आओ डेली लाइफ में कहाँ आते हैं। हमारा जो ये वाला झूला होता है ना, ऐसा सा कुछ ऐसे से होते हैं ना, उस पर ऐसे ऐसे डंडियां, और बच्चे यहाँ बीच में खड़े होते हैं और इसे पकड़ते हैं और ये घूमता है। ये सेंटर हो गया इसका, कुछ ऐसा सा ही होता है ना। तो अगर आप बिल्कुल अंदर घुस के खड़े हो जाओ और झूला तेज तेज घूम रहा है, क्या आपको लगता है कि आप बहुत तेज घूम रहे हो? नहीं, क्योंकि अंदर वेग सबसे कम है। पर यहाँ की बजाय यहाँ खड़े हो जाओ बिल्कुल कोने पे, और फिर घूमने दो झूले को, फिर देखना तुम्हारी क्या घिरनी बनती है। क्यों बनती है वो घिरनी? बहुत तेज घूमता है जब, सबसे तेज वेग आपको यहाँ फील होगा। तो सबसे ज्यादा अभिकेंद्र बल भी आपको यहीं पर फील होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, खिंचाव भी आपको उतना ज्यादा और कस के पकड़ना पड़ेगा। यहाँ धीरे भी पकड़ोगे चलेगा, नहीं भी पकड़ोगे तो भी चलेगा। जब हम झूले के एकदम एज पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, तो हमें उसे बहुत तेज पकड़ना होता है जिससे कि हम गिरे ना, क्योंकि हमें बाहर की तरफ को एक खिंचाव फील होता है। तो हमें तेज कस के पकड़ना होता है क्योंकि हम बहुत तेज घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जब गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आपके हाथ अपने आप ही छूट जाते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ को जो आपको झुकाव लग रहा है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से झूले के अंदर जितना खड़ा होगे, तो अगर ऐसे झूले पे तुरंत हाँ बनना है ना, तो अंदर खड़े हो जाओ और फिर बोलो चला, जितना तेज चला सकता है, आपको बहुत मिनिमम फोर्स फील होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है। कि कितना दे दिया? 100 न्यूटन पर मीटर, और स्वाभाविक लंबाई 0.5 मीटर है। स्वाभाविक लंबाई को किससे दर्शाते हैं? L0 कितना है? 0.5 मीटर। इसका एक सिरा एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज के एक बिंदु पर स्थिर है। मीनिंग ऐसा सा कुछ दिया हुआ है, ये एक मेज है और यहाँ हमारे पास ये स्प्रिंग मान लो, एक सिरा यहाँ इसका ये स्थिर है और दूसरा सिरा 0.5 kg द्रव्यमान के कण से जुड़ा है। दूसरा सिरे पे यहाँ पे एक कण जुड़ा है जिसका द्रव्यमान है 0.5 किलोग्राम। यह कण मेज पर 2 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर है। लंबाई में वृद्धि ज्ञात करें। तो इसमें एक चीज होगी बच्चों, जब ये स्प्रिंग घूमना शुरू करेगा तो लेके देखना, कभी स्प्रिंग लेना और उस पर कुछ बांधना, तो क्या होता है, स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाता है। तो जब इसने घूमना शुरू हुआ तो स्प्रिंग हमारा इसकी बजाय अब कैसा हो गया, अगर मैं लाल से दिखा दूं तो अब हमारा स्प्रिंग जब घूमना शुरू हुआ तो ये यहाँ कहीं आ गया और ये इस वृत्तीय पथ पर घूमना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारी L0 थी, इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि L हो गई। तो जब आप यहां से देखते हो इस जिस वृत्तीय पथ पे ये अब घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर L0 प्लस L। L क्या है, लंबाई में वृद्धि जो हमें ज्ञात करनी है। अब स्प्रिंग में हमेशा क्या होता है, जब भी हमारा स्प्रिंग खींचता है तो उस पे स्प्रिंग बल कार्य करता है उसके खिंचाव के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग किधर को खिंचा, इधर को, तो स्प्रिंग बल किधर को कार्य करेगा, इधर को, और उसका मान क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक गुणा लंबाई में वृद्धि। तो कौन सा बल, अब देखो यहाँ वृत्तीय गति हो रही है, कौन सा बल केंद्र की तरफ को लग रहा है, KL। तो KL हमारा क्या हो गया, अभिकेंद्र बल। इन्होंने हमें ओमेगा भी दिया है, 2 रेडियन प्रति सेकंड के वेग से ये घूम रहा है। तो FC बराबर क्या लगाएंगे, MR ओमेगा स्क्वायर। FC कितना है, KL। MR कितना है, L प्लस L0 ओमेगा स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना है, L का। तो सारे L पहले एक जगह रखो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, KL माइनस ML ओमेगा स्क्वायर ML नॉट ओमेगा स्क्वायर, गुणा करके इधर ले, सिंपल मैथ है, ठीक है। L कॉमन ले दो, K माइनस M
ओमेगा स्क्वायर बराबर ml0 ओमेगा स्क्वायर। तो L कितना आ जाएगा हमारे पास, ml0 ओमेगा स्क्वायर K माइनस m ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, बस धड़ाधड़ इन सबके मान रख दो। तो L का मान आ जाएगा, L बराबर m का मान कितना है 0.5, L0 का मान कितना है 0.5, ओमेगा का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 बटे K का मान कितना है 100 माइनस m का मान कितना है 0.5, ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है 4। चलो करो भाई सॉल्व। 5 5 25 चौका 100, 1.00। अब इसे करो। m का मान 5, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 2, 100 माइनस 2 कितना हो गया 98। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ करीब करीब 1/100। तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी वृद्धि होगी। करेक्ट।